नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के लिए हम लेकर के आए हैं, जिनका विवाह 45 वर्ष की आयु के अंदर जाकर के हुआ और एक ही वर्ष के अंदर उनका रिश्ता टूट गया। वे अपने पति से सेपरेट हो गए। दोस्तों, इनके पति से इनके सेपरेट होने का जो कारण है और इतना देर से विवाह होने का जो कारण है, इन बहन ने बताया कि वह इनकी शॉर्ट हाइट है। इनकी हाइट केवल 4'9" है, जैसा कि बहन बताते हैं। और ये बताते हैं कि इसकी वजह से इनको बहुत कम रिश्ते आते थे। जो रिश्ते आते थे उसके अंदर अगर लोग इनकी हाइट के ऊपर कमेंट करते थे तो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, जिसकी वजह से वो रिश्ता नहीं हो पाता था। और बहुत सारे ऐसे भी केसेस थे जिसके अंदर ये रिश्ते देखने से ही उसको टर्न डाउन कर देती थी कि भाई मुझे देखना ही नहीं है। अच्छा दोस्तों, एक कारण इन्होंने अपनी हाइट बताया जिसकी वजह से रिश्ता नहीं हो रहा था, लेकिन एक और सीक्रेट रीज़न भी था जो बहन नहीं बता रही थी, लेकिन फिर बातों बातों में वो चीज़ खुल करके सामने आई। क्या है कि ये जो बहन है अपने माता पिता की सिंगल चाइल्ड थी और ये बताती हैं कि आज से लगभग 20-21 वर्ष पहले ही इन्होंने अपनी माताजी को खो दिया था। माताजी को खो दिया तो पिताजी बिल्कुल अकेले हो गए थे और इनका मन नहीं मानता था कि अपने पिताजी को छोड़ करके एक दूसरे घर में जाकर के अपनी गृहस्थी बसा लें। तो इनको लगता था कि मेरे पापा पूरी तरह से अकेले हो जाएंगे, तो भाई मुझे ऐसे अपना घर नहीं बसाना जिसमें मेरा पिता दुख में है और मैं उसके साथ अपना जो दुख सुख है वो ना कर पाऊँ। तो ये बात बहुत ज़्यादा तो एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे बहन कि, लेकिन फिर भी हाँ, बातों बातों में बात आई कि हाँ नहीं, मेरे को पिताजी की चिंता रहती थी। तो बहुत बार क्या होता है कि चिंता एक कोई वो होती है अपने मन के अंदर, जिसके चलते हम दूसरा बहाना बना करके जो है आगे वाले रिश्ते के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। और ये बात यहाँ पर ऐसे भी सिद्ध हुई इनके केस के अंदर कि अभी अनफॉर्चुनेटली कुछ वर्ष पहले इनके जो पिताजी हैं उनको ट्यूमर डिटेक्ट हो गया और एक क्रॉनिक इलनेस है और मतलब डिटेक्ट हुआ और कुछ ही महीनों के अंदर हालत एकदम से इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि पिताजी ने जो है अपने जो प्राण है वो त्याग दिए और मतलब फिर उनका शरीर छोड़ दिया उन्होंने अपना। तो ऐसा हुआ तो अब ये बहन पूरी तरह से अपने जीवन के अंदर अकेली पड़ गई। ये बताती हैं कि आज से लगभग 6-7 वर्ष पहले, नहीं 7-8 वर्ष पहले मेरे पास एक लड़के का रिश्ता आया था। वो लड़का कुछ ऐसा था कि मैं ये प्रोफेशन से टीचर हैं ये बहन, और बहुत अच्छी वेल डिसिप्लिन्ड और अच्छा, जैसे कुछ टीचर्स का नाम होता है ना वैसे टीचर हैं। किसी बड़े स्कूल के अंदर ये पढ़ाया करते थे, प्राइवेट स्कूल था। तो उसके अंदर इन्हीं का अपना एक स्टूडेंट था जिसकी मम्मी इनकी एक प्रकार से फ्रेंड बन गई थी। और वो जो मम्मी हैं, मतलब इनके स्टूडेंट की जो माँ हैं, उनका एक भाई है जिसका विवाह नहीं हो रहा था बहुत लंबे समय से। तो उनके लिए उनको ये बेस्ट मैच जो है नज़र आती थी, क्योंकि इनकी आपस में ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी इनकी। और अभी जो इनकी ननंद हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने इनको कई बार अप्रोच किया कि भाई आप जो है विवाह कर लीजिए इनसे। तो ये कहते हैं 2-3 बार उनका प्रपोज़ल आया। वो लोग घर पे भी मिलने के लिए आए, उन्होंने सब कुछ रखा, लड़के की माँ आई, बहनें आई और रिश्तेदार आए। तो कहते हैं कि भी मैंने ना 2-3 बार इस रिश्ते को ना किया, कई राउंड्स ऑफ मीटिंग्स हुए, लेकिन मैंने मना कर दिया। जैसे आज हुआ और आज बातचीत हुई, मना हो गया। तो उसके फिर कई महीनों के बाद फिर से आया कि नहीं एक बार मिल करके देखो, एक बार बात करके देखो। इस प्रकार से कहती हैं कि मैंने 2-3 बार इस रिश्ते को ठुकराया, लेकिन जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई तो घूम फिर करके एक बार फिर से ये रिश्ता मेरे सामने आया। ये कहती हैं कि इतनी बार ये रिश्ता मेरे सामने आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि भाई कोई ना कोई इशारा होगा ये तो परमात्मा का, तो चलो भैया मुझे ना यहीं पर ही ये जो व्यक्ति हैं इनके साथ जो है विवाह कर लेना चाहिए। अब ये बताती हैं कि जैसे ही शादी इनकी फिक्स हो गई, भाई जब तक शादी फिक्स नहीं हुई थी तब तक तो वो भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन शादी फिक्स होने के बाद जब इनकी अपने होने वाले हस्बैंड से बातचीत होती थी फ़ोन पे, तो ये कहती है कि उन्होंने ना हाइट के बारे में जोक्स क्रैक करने शुरू कर दिए, जो कि बिल्कुल बिल्कुल मुझे पसंद नहीं थे। कहते हैं हाइट वाली बात पर कोई मजाक करे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और इसके अलावा मतलब एक ये ना इनके लिए जैसे एक प्रकार का वो होता है ना कि रेड लाइट होती है
कि भैया आपको अलर्ट मिल रहा है कि भैया अभी भी बाहर आ जा। लेकिन ये कहते हैं कि मैं अकेली थी तो मुझे था कि नहीं शादी तो करनी है, तो थोड़े बहुत जो जोक्स हैं उनको मैंने इग्नोर किया। देन ये कहती हैं कि मैंने अपने पति को एक बार अपनी एक सहेली के बारे में बताया, जिस सहेली ने एक मुसलमान लड़के से प्रेम विवाह कर लिया था। अच्छा, ये लोग हिंदू हैं, वो सहेली भी हिंदू थी, उसने किसी मुसलमान लड़के से प्रेम विवाह कर लिया था। तो कहते हैं जैसे ही मैंने अपने पति को इसके बारे में बताया तो उसका एकदम से जैसे पारा हाई हो गया फ़ोन पे। उसने कहा कि तुम नहीं जानती हो कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, अगर ये लड़की मेरे विवाह पे आई तो अच्छा नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया। तो इस बात के ऊपर झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया। ये कहती हैं कि वो पहली बार था जब मेरा जो होने वाले हस्बैंड थे उस टाइम पे, उन्होंने मेरे को 2-3 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया कि भाई मैं ऐसे कैसे किसी लड़की को बुला सकती हूँ जिसने एक मुसलमान लड़के से विवाह कर लिया। तो इस चीज़ को लेकर के इनके जो पति हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर थे। और कुछ एक चीज़ है जो कि इनको शादी के बाद जा कर के समझ में आई कि जो इनके हस्बैंड हैं वो एक्चुअली में बायपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहे थे। दोस्तों, बायपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल कंडीशन होती है जिसके अंदर एक व्यक्ति अगर उसका कोई बिलीफ सिस्टम है, अगर वो किसी चीज़ के अंदर विश्वास रखता है और उसके विरुद्ध आप कोई चीज़ करते हो या जैसा वो सोचते हैं आप वैसा नहीं करते, तो वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। और इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और जिसकी वजह से झगड़े बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग। तो ये कहती है पहली बार मेरा इनसे जो है झगड़ा हुआ, मैं बहुत ज़्यादा सत्ते में चली गई थी कि क्या हो गया, इसने बात ही करनी बंद कर दी है। कहते फिर 3 दिन बाद शायद उनको किसी ने कुछ कन्विंस किया होगा, उनके परिवार में कुछ हुआ होगा, तो 3 दिन के बाद जो है फिर से उन्होंने मुझे जो है बात करनी मेरे साथ जो है उन्होंने शुरू कर दी। ये कहती है कि भाई देखो, सही मायने में ना मैं इस लड़के के साथ विवाह नहीं करती, लेकिन जो मेरे ससुराल वाले हैं ना, मतलब जो लड़के के परिवार वाले हैं, उन लोगों ने मुझे अप्रोच बहुत ज़्यादा किया इस विवाह के लिए। उनके प्रेशर के अंदर आ करके कहीं ना कहीं जो है मैंने विवाह किया, लेकिन मुझे तो जो है थोड़ी खतरे की जो घंटी है वो नज़र आ गई थी। अच्छा, ये बताते हैं कि भाई शादी हो जाने के बाद इनको ऐसा फील हुआ कि इनके साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है, क्योंकि शादी होने के बाद इनको ये बात रियलाइज़ हुई कि उनके पति के बारे में, चलो ये गुस्से वाली बात तो एक सामने आ गई, लेकिन उनके पति के बारे में और जितनी बातें बताई गई थी कि वो कितना पैसा कमाता है, कि वो कितना स्टेबल है, वो सारी बातें जो हैं वो झूठ थी। उनका पति जो है, इनके पति के पास कोई भी स्टेबल इनकम नहीं थी। ये कहती हैं कि भाई इस बात पे मैंने रिश्ता तो नहीं तोड़ा, लेकिन हाँ मुझे फीलिंग आई थी कि भाई ये जो सारे रिश्तेदार हैं ना, इन्होंने ना मुझे एक प्रकार से ना मिल करके जैसे चीट किया है मुझे। तो ये कहती है मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा था। फिर ये कहती हैं कि भाई हमारे थोड़े इस चीज़ के ऊपर झगड़े होने लगे, और शुरू में तो मैंने चलो इस चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन फिर कहते थोड़े ही टाइम में मेरा जो पेशेंस है वो लूज़ हो गया, और मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। उनका थोड़ा घर भी छोटा था जहाँ पे रहते थे, तो इन्होंने कहा कि भाई मैं उसको छोड़ करके आ गई, मैं अभी जो है अपने घर के अंदर रहती हूँ। ये बताते हैं कि पिताजी जब उनको ये क्रॉनिक इलनेस डायग्नोस हुई थी, तो इन्होंने जो स्कूल का जॉब है वो छोड़ दिया था। अभी ये अपना एक होम ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, और अपना जो इनका अपने वाला जो घर है, मतलब पिताजी माताजी वाला जो घर था, वहीं पर आकर के रहते हैं। अपने पति से जो है ये सेपरेट हो गए। ये बताते हैं कि भाई मेरे पति से मुझे जोड़ने में और पति के बाद उनसे पैचअप कराने में उनके जो घर वाले हैं उनका बहुत हाथ है। ये कहते हैं जितना भी ये 1 साल जितना भी समय मैं उनके साथ रही, उसके अंदर भी क्या है, उनके जो घर वाले हैं ना, मतलब जो पति की जो माता जी हैं, उनकी जो बहनें हैं, वो कहते हैं कि ना बहुत मेहनत करके जैसे वो एक प्रकार से जो है मेरे साथ ना उनका पैचअप कराने की कोशिश करती थी, और उन्हीं के पैचअप कराने की वजह से मैं बार बार मान जाती थी, वहाँ रहती रही। लेकिन फिर ये कहती हैं कि भाई मेरे को ये धोखा जो है बर्दाश्त नहीं था। तो एक बार बस ये हुआ कि मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ नहीं रहूँगी, और मैं आकर के रहने लगी। तब से हम लोग सेपरेटेड हैं। वो लोग अभी भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप जो है नहीं ऐसा नहीं करो, लेकिन ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं है, मुझे लगा कि भाई धोखा नहीं देना चाहिए, चीटिंग करिए, तो मैं इस चीज़ को जो है वो नहीं करूँगी। तो ये कहती हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा ये जो पति, एक ऐसा रिश्ता जिसको मैंने इतनी बार डिनाई किया, वो फिर घूम फिर करके मेरी लाइफ के अंदर आ गया, इससे मेरे पूर्व जीवन का क्या हिसाब किताब है। ये कहती हैं कि पति जो है उसको हाइट पे जोक्स क्रैक करने की बहुत ज़्यादा आदत थी, इसी चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा चिढ़ती हूँ। मुझे ऐसा इंसान क्यों मिला? भाई वो व्यक्ति इतने वर्ष उसने स्ट्रगल किया, उसके बाद विवाह हुआ उसका, तो मैंने तो नहीं बोला था उसको बार बार मुझे अप्रोच करे।
मतलब ज़बरदस्ती मेरी लाइफ में आए और उस ही चीज़ को बार बार पिन करते हैं जो मेरा सबसे ज़्यादा दर्द देने वाली, जो स्ट्रॉन्ग सूट है मेरी लाइफ का, सबसे ज़्यादा दर्द देने वाली जो चीज़ है उसी को बार बार पिन करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई अगर तुम्हारे को हाइट से प्रॉब्लम थी तो तुम लोगों ने विवाह किया ही क्यों है, क्या समस्या है। तो ये जो परिवार के सारे सदस्य हैं उनसे अपना हिसाब किताब जानना चाहती थी। इसके अलावा कुछ साइड की चीज़ें थी दोस्तों जिसके बारे में ये बहन जानना चाहती थी। बहुत सारे प्रश्न थे। हम ये बताना चाहेंगे दोस्तों कि इन्होंने अपना पूर्व का जीवन भी देखा था और सभी प्रश्नों के इतने विस्तार में इनको उत्तर मिले अपने स्पिरिट गाइड के साथ, जो बहुत ही कम केसेस के अंदर होता है, वो बहुत ही विस्तार में हम जो है आपको बताएंगे। अच्छा, तो दूसरे जो प्रश्न इन्होंने पूछे दोस्तों, वो इन्होंने बताया कि जब से मैं 18 वर्ष की आयु की हुई हूँ तब से मुझे ना कोल्ड रहता है। इन बहन ने कहा था कि नेचुरली ही इनको कोल्ड रहता है, ये ना ठंडी चीज़ें खाएंगी ना मौसम की कोई बात है, लेकिन 18 वर्ष की आयु से इनको रेगुलर कोल्ड रहता है। तो ये जानना चाहती थी कि क्या ये जो बीमारी मुझे 18 वर्ष की आयु में हुई है, जो कि डायग्नोस भी नहीं होती है, डॉक्टर भी नहीं बता पाते क्यों कोल्ड रहता है आपको, वो कहते हैं आपको ये एलर्जी है, ये है, वो है, होगा क्या, पर कहती है मैंने सब कुछ करके देख लिया है, वो एलर्जेंट सब हटा करके देख लिए, कुछ नहीं होता, मुझे तो कोल्ड रहता ही है भाई। तो जानना चाहती थी कि 18 वर्ष की आयु से इनको ये कोल्ड क्यों हुआ। दूसरी चीज़ ये जानना चाहती थी कि इनकी माता, इनके पिता इनको इतनी जल्दी छोड़ करके क्यों चले गए। अब दोस्तों जो माता जी हैं, माता जी तो कम आयु के अंदर गए थे, है ना। वो अपने लेट 40s के अंदर थे जब वो गए थे, क्योंकि आज से ऑलमोस्ट अब तो 23, 24, 25 साल हो गए हैं माता जी को भी गए हुए। लेकिन जो पिताजी हैं, पिताजी तो अभी ही गए थे। पिताजी की आयु 70 वर्ष से ज़्यादा की थी, लेकिन फिर भी क्या है कि जब एक ही व्यक्ति हो आपके जीवन में, आपको समझने वाला, आपसे जिसका आत्मिक कनेक्शन हो, वो किसी भी आयु के अंदर चला जाए तो इंसान को ऐसा ही लगता है कि भाई वो जल्दी चले गए हैं। तो बहरहाल, तो जो बहन है वो इस बारे में जानना चाहती थी कि भाई क्यों गए। हमने वैसे बहन को कहा कि बहन ठीक, मतलब आप ठीक है, अब मैं ठीक कैसे बोलूँ इस बात को, लेकिन आप समझिए आयु हो गई थी। लेकिन बहन कहती कि नहीं भाई, आप, मैं कवर करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ देखना कि भाई मेरे को तो छोड़ करके चले गए ना, पर मैं तो अकेली पड़ गई ना, तो मेरी माता जी इतनी कम आयु में क्यों गई और मेरे पिताजी फिर अब मुझे क्यों छोड़ करके चले गए, मैं ये बात जानना चाहती हूँ। और उसके साथ साथ बहन ने कहा कि मुझे कभी कोई सूटेबल पार्टनर क्यों नहीं मिला, मैं ये बात भी जो है जानना चाहती हूँ कि भाई इतने लंबे समय इंतज़ार करने के बाद भी जो मिला, वहाँ पर ये सारी जो है समस्या मेरे सामने आई, तो क्यों मुझे सूटेबल पार्टनर नहीं मिला, मैं जानना चाहती हूँ। दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर के जो बहन है, इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया था और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से, जैसे कि हमने बताया, अपने सभी प्रश्नों के उत्तर ये बहन प्राप्त कर पाई थी। प्यारे दोस्तों, इन बहन के पूर्व जन्म के अनुभव के बारे में आप सभी को अभी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे चैनल के उन व्यूअर को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। इनकी यूट्यूब पर आईडी है जरीना। जरीना जी ने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करके हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग किया है। जरीना जी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों, अगर आप भी जरीना जी की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, हमारे चैनल की, हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो दोस्तों, अपने पूर्व जीवन के दृश्य के अंदर ये बहन अपने आप को एक भारतीय पुरुष के रूप के अंदर देखती हैं, जिसके बारे में ये बताती हैं कि ये नीचे माटी है और माटी के ऊपर खाली पैर यानी कि बैरफुट खड़ा है। जब ये उस पुरुष को नोटिस करती हैं तो बताती हैं कि इसने एक सफ़ेद रंग की धोती पहनी हुई है और ऊपर इस पुरुष ने कुछ भी नहीं पहना हुआ। जब पुरुष के चेहरे में ये ध्यान लेकर के जाती हैं तो बताती हैं कि पुरुष की दाढ़ी मूछें हैं और दाढ़ी मूछों के अंदर सफ़ेद और काले रंग की जो दाढ़ी है वो मिक्स है, और अपने आप की जो पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी है उसको फील करके ये बताती हैं कि ये लगभग 50 से 55 वर्ष की आयु का एक भारतीय पुरुष है। ये कहती हैं कि मैं जहाँ पर खड़ी हूँ यह एक गांव है और गांव में जो मेरा घर है वो माटी का बना हुआ है। तो ये अपना कुछ ऐसा दृश्य के अंदर घर के बाहर ही खड़ी होती हैं।
तो अब इनसे बोलते हैं कि भाई ठीक है, माटी का जो घर है उसके अंदर आप जाइए। तो घर के अंदर प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर इनको लगभग 50 वर्ष की आयु की एक महिला नज़र आती हैं, जिसके साथ ये बताते हैं कि ये मेरी पत्नी है और पत्नी के साथ जो मेरा रिश्ता है वो ठीक ठाक है, न अच्छा है न ही बुरा है। घर के अंदर ये देखती हैं तो इनको एक चक्की नज़र आती है, चक्की, वाटा पीसने की चक्की होती है वो नज़र आती है, चाकी। एक पुरानी सी थोड़ी टूटी फूटी सी अलमीरा नज़र आती है जिसके अंदर कुछ कपड़े भी पड़े हुए हैं। और घर के अंदर महिला के अलावा इनको 3 बच्चों की स्मृति आ रही होती है कि घर के अंदर 3 बच्चे हैं। ये देख करके बताती हैं कि ये एक कोई गरीब फैमिली है जो मुझे फील हो रही है। और ये जो व्यक्ति है जिसका ये परिवार है वो ना एक लेबर है, लेबर का काम करता है, मेहनत मजदूरी करके जो अपना परिवार है उसका भरण पोषण ये करता है। तो मजदूर के रूप में ये अपने आप को देख रही होती हैं। अच्छा, वहाँ पर जो 3 बच्चे इनको नज़र आते हैं, 3 बच्चों में से तीनों बेटे होते हैं। इनको एक बेटा नज़र आता है जो कि लगभग 15 वर्ष की आयु का है, एक बेटा है जो जस्ट उससे 1 साल छोटा है जो कि लगभग 14 वर्ष की आयु का है, और एक तीसरा बेटा नज़र आता है जो कि 7 से 8 वर्ष की आयु का इनको वहाँ पर नज़र आ रहा होता है। दोस्तों, जब इनके बेटों से हम इनका जो रिश्ता है उसके बारे में पूछते हैं तो ये झटके से बोलती हैं कि बड़ा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, ही इज़ इनडिसिप्लिन्ड, इसको बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। सेकंड वाला बेटा हम पूछते हैं कि अच्छा सेकंड वाला कैसा है, तो ये बताते हैं सेकंड वाला जो है ना, ये पूंछ है उसकी, जो बड़ा बेटा है उसकी पूंछ बन के घूमता रहता है। जैसे जैसे बड़ा बेटा करता है वैसे वैसे ये भी उसको फॉलो करता है। लेकिन मेन जो जड़ है ना, समस्या जो है ये बड़े के साथ है। छोटा वाला लड़का ठीक है, उसको समझाओ वो समझ जाता है, लेकिन बड़े वाला लड़का जो है उसको बार बार इन्फ्लुएंस करता है, बार बार इन्फ्लुएंस करता है। और जो सबसे छोटा वाला बच्चा होता है वो तो कह रहे कि अभी वो, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा, बहुत छोटा है वो। फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई जो बड़े वाला लड़का है ना इनका, बड़े वाला लड़का ये कहती है कि मुझसे बहुत दूर रहना चाहता है क्योंकि मैं उससे क्वेश्चंस बहुत करता रहता हूँ। हम इनसे पूछते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस, तो कहते हैं कि जब भी वो मुझे दिखाई देता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। बाहर से आएगा तो मैं पूछता हूँ कहाँ से आ रहा है। और घूमने, जैसे बच्चे होते हैं घूमने फिरने जाते हैं, खेल कूद जाते हैं, तो कहते हैं उस चीज़ के ऊपर मैं जो है ना उसको बहुत बातें सुनाता रहता हूँ। मैं उस बड़े बच्चे को ये भी सुनाता रहता हूँ कि किस प्रकार से मैं इतना हार्ड वर्किंग हूँ, मैं इतना कर्मठ हूँ, और कैसे इतनी मुश्किलों से मैं जो घर का है भरण पोषण करता हूँ, और उसको जो है आवारागर्दी से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, खेल कूद से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, वो बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है। इस चीज़ को लेकर के ये मैं कहते हैं मैं बातें सुनाता रहता हूँ। हम इनसे पूछते हैं कि जो आपका दूसरा वाला बेटा है उसकी उम्र भी बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी बेटे जितनी है, तो उसको बातें नहीं सुनाते हो? तो ये कहते हैं कि लगा तो वो भी इसके पीछे रहता है, लेकिन ना मुझे पता है कि जो बड़े वाला बेटा है ना यही जड़ है, तो इसी को ही सुनाता हूँ मैं। बाकी जो बाकी जो बच्चे हैं या जो वो है जो मेरी वाइफ है घर के अंदर, वो थोड़ा मुझे ऐसा नज़र आता है कि भाई वो मुझे ना शांत सा कराते रहते हैं, मुझे चुप कराते रहते हैं। तो ये कहते हैं यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे बड़े बेटे के साथ जो है मेरे रिश्ते ठीक नहीं हैं। और आगे चल कर के, हाँ नहीं मतलब इस सीन वो ये बताते हैं कि भाई जो मेरी वाइफ है ना, शी इज़ प्रोटेक्टिंग हर चिल्ड्रन, बच्चों को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव है। मैं बेटे को बोल रहा हूँ इफ़ यू कांट फॉलो मी देन गेट आउट फ्रॉम हियर। अच्छा दोस्तों, ये इंग्लिश में हम ये बातें इसलिए बोल रहे हैं, इंग्लिश की स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि इस जीवन में ये बहन टीचर हैं, तो अभी की लाइफ की जो लैंग्वेज होती है उसी के अंदर ही सारी स्मृतियाँ आती हैं, उसी के अंदर रिस्पॉन्स करते हैं। तो वहाँ जो मजदूर था वो इंग्लिश नहीं बोलता था, ये यहाँ वाली बहन है। तो ये कहती हैं कि भाई मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकता ना, तो बाहर निकल जाए इस घर से। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो मेरी पत्नी है वो मुझे इंटरप्ट कर रही है, वो कहती हैं कि नहीं बेटा है, ऐसा मत कीजिए, ऐसे दुख मत दीजिए बेटे को इतना ज़्यादा, आप कोई बात नहीं शांत हो जाइए, मुझे पानी पिला रही है, मुझे चुप करा रही है। लेकिन मैं जो है बेटे को गुस्सा कर रहा हूँ, और बेटा भी जैसे मेरे कमरे से बाहर खड़ा होकर के ऐसे तिरछी नज़रों से जैसे मुझे घूर सा रहा है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ। फिर ये आगे का दृश्य देखते हैं कि इनका जो बेटा है वो घर छोड़ करके जा रहा है, वो एकदम गुस्से के अंदर ऐसे पिना सा गया है और अपने कपड़े जो है किसी गठरी के अंदर डाल रहा है, और वो गुस्से के अंदर जैसे एक वो
लिफ्ट ऑफ सा करते हैं ना, पुश ऑफ सा करते हैं, वैसा वो कर रहा है, वो जा रहा है। ये कहते हैं कि बिल्कुल जैसे बेटा जाने लगा तो मेरा छोटा जो बेटा है, जो उससे छोटे वाला था, वो दौड़ करके गया है और वो कह रहा है कि नहीं भैया आप ऐसा मत करो, पिताजी के गुस्से का तो आपको पता ही है, वो ऐसे ही हैं, आप ऐसा मत करो। और वो जा करके वो करता है, अपने भाई को उसने गले से लगा लिया है, उसको वो कह रहा है कि नहीं भैया आप ऐसे मत करो, ठीक है कोई बात नहीं, आप पिताजी बोलना बंद कर देंगे। तो ये कहते हैं कि मेरे जो छोटे बेटे हैं ना दोनों, जो मैं इतना ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, मेरे छोटे बेटे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। और जो सबसे छोटा बेटा है मेरा 7-8 साल वाला, वो तो अपनी माँ के पीछे जा करके छुप गया है। ये जो पूरा दृश्य वो देख रहा है ना कि भाई छोड़ करके जा रहा है, पिताजी गुस्सा कर रहे हैं, दूसरा भाई बना रहा है, तो इसकी वजह से मेरा सबसे छोटे वाला बच्चा जो है वो मुझसे थोड़ा डरता है ना भाई, क्योंकि छोटे बच्चे को तो अकल नहीं ना, उसको लगता है कि शायद ऐसे सबको ही पापा निकाल देंगे घर से, ऐसा कुछ है। फिर ये कहते हैं कि जो छोटा भाई है वो बड़े बेटे को मना करके घर में लेकर के आया है, और बड़े बेटे की आंखों में इतने ज़्यादा आंसू हैं, वो बहुत दुखी है इस चीज़ से कि पापा इतनी सारी बातें सुनाते हैं। तो घर के अंदर आता है तो माँ उसको बुला रही है कि बेटा कोई बात नहीं, तो वो एकदम से हाथ झटक करके ऐसा बोलता है कि पापा ऐसा ही करते हैं, हमेशा हमेशा ऐसा करते हैं, ये पता नहीं क्या मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं, ऐसा कुछ बोलता है। तो ये अपने मन में अब सोच रहे हैं कि बच्चे को इतना दुख है तो मैं ऐसा क्यों करता हूँ। ये बताते हैं कि मेरा ना गुस्सा जेन्युइन है, मतलब मेरा जो गुस्सा है वो जेन्युइन रीज़न से शुरू होता है, लेकिन जेन्युइन रीज़न से गुस्सा शुरू होने के बाद ना मैं अपना आपा खो देता हूँ, और आपा खो देता हूँ तो मैं इतनी बातें सुनाता हूँ, इतनी बातें सुनाता हूँ कि हम दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया है। फिर हम यहाँ पर थोड़ा इनको समय में आगे जाने के लिए बोलते हैं, देखने के लिए बोलते हैं कि भाई देखो और बताओ कैसा है। तो ये अब देखते हैं कि अब इनके बेटे सब बड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा वाला जो बेटा जिससे नहीं बनती थी वो लगभग 30 वर्ष की आयु का हो गया है, उसका विवाह भी हो गया है। और जैसे अब बड़े बेटे का विवाह हो गया है तो इनको एक दृश्य नज़र आता है जिसके अंदर एक जोर का थप्पड़ ये अपने 30 वर्ष की आयु के पुत्र को मारते हैं। और जैसे ही जोर का थप्पड़ ये मारते हैं तो उनको उस बेटा जो है उसकी पत्नी नजर आती है, उसकी आंखें नजर आती हैं जिसके अंदर वो आग बबूला हो गई है, और आंखों के उसके अंदर जैसे खून उतर आया है या गुस्सा उतर आया है। और उसकी आंखें कहती हैं कि मुझे कह रही हैं कि हाउ डेयर यू हिट माई हस्बैंड। कहता है वो बहुत गुस्सा में है, उसको ये है कि भाई मेरे पति को हाथ कैसे लगाया, भाई इतना वो हो गया है कि क्या हम इतने वो हैं, मार क्यों रहे हो उसको, भाई सुनाते हो अभी तक तो ठीक है। तो ये कहते मेरी बहू मेरी इज्जत करती थी उस दिन तक, लेकिन जब मैंने बेटे के ऊपर हाथ उठा दिया बहू के सामने तो बहू के मन में भी मेरे को लेकर के खटास आ गई है। अब ये कहते हैं कि वो जो दोनों मेरे बहू और बेटा हैं वो सोचते हैं कि उन दोनों को इस घर से चले जाना चाहिए, जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ रहना नहीं चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे बेटे की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, वो जानता है कि अगर इसने इस घर को छोड़ करके ये गया तो उसको अकेले रहने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो घर को छोड़ करके नहीं जाता। अगर उसकी पास स्थिति हो, उसके पास संसाधन हो, तो वो एक पल भी मेरे साथ ना रहे। फिर आगे हम इनसे पूछते हैं तो भाई कभी बेटा गया, तो ये कहते हैं कि नहीं, परिवार का थोड़े परिस्थिति हमारी ऐसी थी, पूरा परिवार हमेशा साथ रहा, लेकिन देयर वॉज अ लॉट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस। हमेशा जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है वो परिवार के अंदर रहा, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये बताती हैं कि मुझे लगता है कि मेरा जो गुस्सा है और जो मैंने धारणा अपने बेटे के लिए बना ली थी, वो धारणा इस जो घर के अंदर इमोशनल डिस्ट्रेस है उसका कारण है। फिर आगे चल करके ये दृश्य देखते हैं कि इनकी मृत्यु हो रही है। मृत्यु के समय इनको बहुत ज़्यादा दुख है, और इनको दुख इस चीज़ का है कि भाई मेरे का जो जीवन जो मेरे को मिला ना, इस जीवन के अंदर ना मैं सुकून से नहीं जी पाया। मैं शांति, मेरे को शांति की क्रेविंग है, बहुत ज़्यादा दुख है मेरे मन के अंदर कि इतना ज़्यादा अशांत सा जीवन था। शायद मुझे अपने गुस्से के ऊपर काबू कर लेना चाहिए था। अगर मैं इतना गुस्सा नहीं करता, वो जैसा था वो तो वैसा ही रहा मेरा बेटा, अच्छा था बुरा था जैसा भी था, लेकिन अगर मैं अपने गुस्से पे काबू कर लेता तो शायद मेरा जीवन इतना दुखी, इतना ज़्यादा हलचलों से ना भरा होता। और इसी दुख के साथ ये देखते हैं कि इनकी जो है मृत्यु हो गई है। अब दोस्तों उस मृत्यु के दृश्य के बाद इनकी
इनकी जो चेतना है उसको हम स्पिरिट गाइड के पास भेजते हैं। शुरू के अंदर जब स्पिरिट गाइड इनको नज़र आए थे तो स्पिरिट गाइड इनको पता नहीं चला था कि कौन थे, लेकिन अब जब ये स्पिरिट गाइड के पास पहुँचे तो इनको स्पिरिट गाइड के अंदर अपनी माँ नज़र आई, जो कि लगभग आज से 24-25 वर्ष पहले गुजर गई थी। इनकी माँ ही इनकी स्पिरिट गाइड हैं, ऐसा इनको नज़र आया। अब स्पिरिट गाइड से इनको फर्दर क्या गाइडेंस मिला दोस्तों, उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम कैरेक्टर्स को अनवेल करना चाहते हैं। कौन सा कैरेक्टर कौन था और भाई किस प्रकार का दुख किस कैरेक्टर से आज क्यों मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो घर के अंदर इनको अपनी पत्नी नज़र आई थी, जो कि बीच बचाव करती थी, इनका गुस्सा बार बार शांत कराती थी, इनको जो अपनी पत्नी नज़र आई वो इनको अपनी सास के रूप में नज़र आई दोस्तों। इनके पति की माँ इनको अपनी पूर्व जीवन के अंदर वाइफ यानी कि अपनी पत्नी के रूप में दिखाई दी। दोस्तों इनके 3 बेटों के अंदर से सबसे कम जिस बेटे से बनती थी, जिसके साथ सारा झगड़ा था, उसको इन्होंने अपने पति के रूप में देखा। दोस्तों वो बेटा जिसके ऊपर ये समय समय पर तंज कसते रहते थे, जिसको देख करके इनको गुस्सा आता रहता था, वही बेटा इनके इस जीवन का पति है, जो कि इनकी हाइट को लेकर के मजाक करता था, जो कि तीर की तरह मजाक इनके जो दिल है उसके अंदर उतर जाता था। उसको बहुत तंज कसे इनको पूर्व जीवन के अंदर, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो ये छोड़ते नहीं थे। वो बेटा पूर्व जीवन का जिसके साथ गुस्सा था, जिसके साथ टर्मोइल था, इन्होंने अपने इस जीवन के पति के रूप में देखा। फिर उसके बाद जो छोटा बेटा, दोस्तों जो छोटा बेटा था, आपको याद होगा जब वो बड़ा बेटा घर से छोड़ करके जा रहा था, वो मनाने के लिए गया था, 1 ही वर्ष छोटा था दोस्तों, उस बेटे को इन्होंने अपनी ननंद के रूप में देखा। वो ननंद जो कि जिसका बेटा इनके स्कूल में पढ़ता था, जो पहली बार इनके लिए रिश्ता लेकर के आई थी, जिन्होंने इनको पसंद किया था, वो बेटा वो ननंद पूर्व जीवन के उस बेटे के रूप में इनको नज़र आई। जो यहाँ पर हमारे को कार्मिक कनेक्शन थोड़ा नज़र आ रहा था दोस्तों, वो ये था कि पिछले जीवन के अंदर भी इस आत्मा ने, जो इनका बीच वाला बेटा था, बहुत उसने प्रयास किया जो है अपने पिता का और अपने बड़े भाई का पैचअप कराने का। बड़े भाई को भाग करके जा करके मनाना, फिर घर पे आकर के भाई पिता को संभालना, बहुत ज़्यादा वो करता था। तो कहीं ना कहीं शायद उस आत्मा के अंदर की वो पुकार थी कि मुझे इन दोनों आत्माओं का मिलन कराना है किसी रूप में, इनका पैचअप कराना है। लेकिन इन दोनों आत्माओं के जीवन में जो इनके मन में एक दूसरे के लिए द्वेष है, जो अंडर करंट्स हैं, जो नफ़रत है पूर्व जीवन की, उसकी वजह से इन दोनों का मिलन ठीक से हो नहीं पाया। अच्छा, जो सबसे छोटा बेटा था उसको इन्होंने अपनी एक दूसरी ननंद के रूप के अंदर देखा, जो कि इस जीवन के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है। वो चाहती तो है सुलह कराना, सब कुछ कराना, खड़ी भी होती है, उसकी भावना इनको नज़र आती है, बहुत अच्छी है वो नेचर की, लेकिन वो कहते हैं कि ना वो मेरे सामने वो बोल नहीं पाती बिल्कुल भी। दोस्तों उस ननंद को उन्होंने पूर्व जीवन के अंदर अपने 7 से 8 साल के छोटे वाले बेटे के रूप में देखा था, जो कि जब घर के अंदर झगड़े होते थे उन झगड़ों से बहुत ज़्यादा घबराता था, अपनी माँ के पीछे जा कर के छुप जाता था। ऑल इन ऑल दोस्तों जो यहाँ पर पार्ट नज़र आ रहा था वो ये था कि इनके जो पूरे ससुराल के जो कैरेक्टर्स हैं, जो कि इमीडिएटली इनके साथ इन्वॉल्व थे इनके पति से इनको मिलाने के अंदर, उन सब को इन्होंने अपनी पत्नी और बेटों के रूप में देखा। और पूर्व जीवन के अंदर जैसे बाप बेटे का पैचअप कराने में सब लोग लगे रहते थे, बीच बचाव करने में लगे रहते थे, वैसा सा ही एक पार्ट इनके इस जीवन में भी नज़र आया। दोनों को साथ लेकर के आए और दोनों का पैचअप ही कराने में बेचारे सब लोग लगे रहते हैं पूर्व जीवन की तरह। तो वो अपना जो पैटर्न है उसको रिपीट कर रहे हैं। फिर एक दोस्तों यहाँ पर इनको एक पत्नी थी इनके बेटे की पूर्व जीवन में, जब इन्होंने बेटे को थप्पड़ मार दिया था और वो आग बबूला थी, तो वो पत्नी जो है इनको अपनी देवरानी के रूप में या भाभी के रूप में नज़र आई। कहने का भाव ये है जो इनके पति हैं उनका एक भाई भी है, उसकी जो वाइफ है वो इनको अपने बेटे की पिछले जन्म में जो बेटा था यानी इनका पति, उसकी पत्नी के रूप में नज़र आई थी। और ये बताती हैं कि पूरे परिवार के अंदर अगर कोई ऐसा है ना जो मुझे मनाता नहीं है, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता मैं जाऊँ या आऊँ या क्या है, वो मेरा जो पति है उसके भाई की पत्नी है, वो परवाह नहीं करती कि जाती है जाए, है ना, थोड़ा इस प्रकार का है। क्योंकि उसके अंदर शायद पूर्व जन्म से ही वो द्वेष भरा हुआ है कि हमारे को कभी इज्जत नहीं दी, इन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती करी, तो एक आक्रोश है जिसके चलते वो मुझे नहीं बनाती है। तो ये तो थे सारे दोस्तों अभी तक के कैरेक्टर्स जो इन्होंने अपने पूर्व जीवन के अंदर देखे, और उनसे जो को रिलेशन है वो हमने यहाँ पे स्थापित करने का प्रयास किया। दोस्तों
अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्पिरिट गाइड से क्या गाइडेंस मिला। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि जो इनकी माँ है वही स्पिरिट गाइड के रूप में थी। तो इनकी माँ ने इनको जो है कस के गले लगा लिया, इनको कस के इनको हक किया। तो इन्होंने वहाँ पे माँ से पूछा कि माँ तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़ करके क्यों चली गई, तुम्हारी मृत्यु इतनी जल्दी क्यों हुई। तो इनकी माता का इनके पास दोस्तों जवाब आता है। देखिए माता ने कितना अच्छा जवाब दिया। इनकी माता कहती है कि बच्चे, हर एक की अपनी अपनी बैटल है, हर किसी का अपना अपना युद्ध है जीवन में। हर किसी को अपनी जो युद्ध है वो अकेले ही लड़ना पड़ता है। इट हैज़ टू बी फॉट अलोन। कहते हैं मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी सहयोगी हूँ, ठीक है, लेकिन युद्ध तो तुम्हारा अपना ही है। माँ ने कहा कि हम तुम्हारी यहाँ से केयर करते हैं, वी प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अबव। उसमें इनके पिताजी भी वहाँ पर इमर्ज हुए। तो इनके माता पिता दोनों इनको फिर नज़र आने लगे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी यहाँ से रक्षा करते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी जो बैटल्स है वो तो खुद ही फेस करनी पड़ेंगी बेटा, वो तुम्हारा युद्ध है। तुम ये नहीं सोचो कि हम कब आए और कब गए। हमारा जब आने का और जब जाने का पार्ट था तो हम आए और चले गए। तुम्हारा युद्ध तुम्हारा है, हम यहाँ से देख रेख कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थूल रीति करना तो सब कुछ तुम्हारे को ही पड़ेगा। हम सहयोग करते रहेंगे, लेकिन युद्ध तुम्हें लड़ना पड़ेगा। फिर दूसरा प्रश्न ये उनसे पूछती हैं कि मुझे सूटेबल पार्टनर क्यों नहीं मिला। इसके ऊपर देखिए कितना अच्छा जवाब देते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें सूटेबल पार्टनर इसलिए नहीं मिला क्योंकि अगर तुम्हें पार्टनर मिल जाता तो तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल करना नहीं सीख पाती। दोस्तों ये एक बहुत ही विशेष चीज़ है जो कि इस बहन ने अपने काउंसलिंग के दौरान हमारे को नहीं बताई थी, जो कि स्पिरिट गाइड ने जब इनको जवाब दिया और उसके बाद जब ये जागे और फिर हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि भैया एक्चुअली में मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे को हर एक बात पे जो है गुस्सा आ जाता है, मैं किसी को भी कोई भी बात सुना देती हूँ। जहाँ से कुछ इस बात का भी खुलासा यहाँ पे हो रहा था कि जब ये विवाह करके वहाँ पे गए होंगे, हालांकि अगर उन्होंने कोई ऐसा तंज कसा कुछ बात करी तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे कुछ छोटी बात भी अगर इग्नोर कर दी जाती है तो इनका नेचर है उनको इग्नोर ना करना और गुस्सा कर देना, और उसी गुस्से के चलते ये जो परिवार है उसको छोड़ करके आ गए। तो इन्होंने कहा कि अगर शादी होती तो तुम्हें एंगर मैनेज करना नहीं आ पाता, क्योंकि लास्ट लाइफ में भी तुम्हारी मैरिज के अंदर डिस्टर्बेंस था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी लास्ट जो लाइफ थी वो भी तुम्हारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब थी, पूरा परिवार तुमसे दुखी था। और क्यों दुखी था? क्योंकि तुम्हारे को गुस्सा करने की बहुत ज़्यादा आदत है और वो तुम्हारी आदत आज भी नहीं गई है, जिसकी वजह से तुम डिस्टर्ब्ड हो। उन्होंने कहा कि तुम्हारी परिस्थिति ऐसी इसलिए है ताकि तुम अकेले रह करके इस चीज़ पे चिंतन कर सको और अपना जो गुस्सा है उसको शांत कर सको। यहाँ पर दोस्तों हमने उनसे पूछा कि अपने गाइड से पूछिए कि गुस्सा तो उस परिवार के अंदर रह करके भी शांत हो सकता है। तो स्पिरिट गाइड ने कहा कि ये जो बच्ची है मेरी, ये जब परिवार वालों के संपर्क के अंदर रहेगी ना, उन लोगों के संपर्क के अंदर रहेगी, तो क्या है कुछ ना कुछ खिटपिट होती रहेगी। तो ये एक वो होता है ना कि आपको लोहा है उसको ठंडा होने का टाइम देना है, लेकिन वो बार बार गर्म हो रहा है, बार बार गर्म हो रहा है। तो इसकी वजह से इस बच्ची के जीवन में परिस्थिति है, इसकी ये लर्निंग है कि इतना गुस्सा जब इंसान करता है तो परिवार का सुख उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसकी लर्निंग ये है कि इसको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, इसको अपने गुस्से को शांत करना है। दोस्तों गुस्से पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, शांत कैसे किया जाता है, उससे जुड़ी हुई जो है कई सारी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं जिसके बारे में जो है हमने बहन को बताया। और बहन ने कहा कि भाई वो जो ये सारा जो अभ्यास हम बता रहे हैं उस दिशा के अंदर भी आगे बढ़ेंगे, अपने गुस्से को सर्टनली कंट्रोल करेंगे और जैसे बिल्कुल इसको अपने जीवन से डिलीट कर देंगे। तो इस बात का वचन भी बहन ने दिया था। इसके बाद दोस्तों एक अंतिम प्रश्न था जिसका उत्तर जब ये बहन ने पूछा तो एक और पास्ट लाइफ जो है इनके स्पिरिचुअल गाइड्स ने एक बहुत ही शॉर्ट सीन जो है इनकी पास्ट लाइफ का इनको दिखाया। तो इन्होंने पूछा कि मुझे 18 वर्ष की आयु से ऐसा क्यों है कि जो मुझे ठंड है वो लगती है। तो ये जब इनसे प्रश्न पूछती हैं तो अचानक से जो इनकी माँ हैं उनकी आंखों में इनको एक दृश्य नज़र आना लगता है, जैसे कोई टेलीविज़न चल गया और उसमें दृश्य नज़र आता है। तो उसमें इनको नज़र आता है कि एक महिला है जो कि अपने अर्ली 20s के अंदर है, यानी कि वही 17, 18, 19, 20 वर्ष की आयु की एक कन्या है। ये कहती हैं कि इसने एस्कीमो जैसे कपड़े पहने हुए हैं और बाहर कोई फायर जल रही है।
तो ये अपने आप को बहुत ही मोटे कपड़ों के अंदर देखती हैं और देखती हैं कि चारों तरफ बर्फ़ है, बर्फ़ का एक पहाड़ है जिसके अंदर बॉनफायर हो रखा है, आग जो है वो जला रखी है। और कुछ ऐसा है, ये बताती हैं कि भाई शी हैज़ कम टू अ जंगल, कोई जंगल है जिससे बर्फ़ के पहाड़ जुड़े हुए हैं और उस जंगल के अंदर ये है। शायद हमने इनसे पूछा कि भाई क्या आप यहीं रहते हो, क्या आप कोई एस्किमो हो, ऐसा कुछ है? तो ये कहती है मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ। एग्जैक्ट जवाब तो नहीं मिला कि वहाँ पे क्या कर रही थी, लेकिन फीलिंग हमारे को जो कपड़े और जिस तरह की चीज़ें बता रही थी, तो हमारे को वाइब आ रही थी कि जैसे कोई पर्वतारोही होते हैं ना, जो लोग माउंटेन्स को क्लाइम करते हैं, शायद कोई पर्वतारोही है ये और किसी अपने एक्सपीडिशन पे ये आई हुई हैं और उस एक्सपीडिशन के चलते ये रात को कहीं पर रुकी हैं और शायद इनका इक्विपमेंट गिर गया है या कुछ उसमें दिक्कत आ गई है, तो इन्होंने आग जला रखी और आग जला करके आग के सामने ऐसे बिल्कुल जैसे अपने वो पैर होते हैं ना, पैरों को कहते हैं पेट में दे करके और पूरा ऐसे सिकुड़ करके वहाँ पर ये बैठी हुई हैं और आग जल रही है, तो उससे इनको थोड़ी गर्माइश फील हो रही है। लेकिन ये कुछ ऐसा दृश्य देखती हैं कि रात का समय जब होता है वहाँ पर, तो पूरी अंधेरी रात में कुछ ऐसा हुआ है, इनकी आंख लगी है और वो जो बॉन फायर है वो बुझ गई है। वो बॉन फायर जो बुझी है और उसके बीच में एक वो होता है ना कि जैसे एक तूफान सा आ गया है वहाँ पे। अभी बॉन फायर को ये जलाएंगी, उतने में कुछ ऐसा होता है कि जला नहीं पाई हैं, मतलब ऐसा सीन इनको दिखता है कि कुछ कर ही नहीं पाई हैं। मतलब वो वैसे ही बैठी हुई थी, वो ठंड लगती जा रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, एक तूफान सा वहाँ पे आया, बॉन फायर बुझ गई और बॉन फायर बुझने के कुछ ही देर के अंदर इनको तेज़ सर्दी की वजह से इनकी जो है मृत्यु हो गई। और ये बताती हैं कि वहाँ सिकुड़े बैठे बैठे ही मेरा जो शरीर है वो जम गया है। और इसी दृश्य के साथ जो है वापस ये अपने स्पिरिट गाइड जो है उनको अनुभव करने लग जाती हैं। तो यहाँ पर जो है इनके सामने उत्तर आता है कि जिस आयु के अंदर दोस्तों इनको ये सर्दी लगने वाला प्रॉब्लम शुरू होने लगा, उस ही आयु के अंदर, शायद ये कोई इमीडिएट पास्ट लाइफ थी जो इन्होंने देखी थी, उस ही आयु के अंदर तेज़ सर्दी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ऐसा होता है कि जिस आयु के अंदर आपकी मृत्यु हुई होती है, जिस आयु से जुड़ा हुआ कोई पर्टिकुलर पेन होता है या कोई ट्रॉमा होता है ना, जब हम उस एज में जाकर के पहुंचते हैं तो उस एज के अंदर वो ट्रॉमा जो है इमर्ज हो जाता है। तो इसी वजह से इनको ये सर्दी की प्रॉब्लम है। तो वो पास्ट लाइफ से कनेक्शन था। यहाँ पर कुछ हमने इस चीज़ के अंदर हीलिंग भी कराई, कुछ थोड़ी देर कमेंट्री करी कि जो पेन था, जो पास्ट का था, अब ये पास्ट के अंदर रह जाएगा, इस लाइफ के अंदर आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। आज आपको पता लग गया है कि ये पेन, ये जो बीमारी है कहाँ से आ रही है, तो आज के बाद ये बीमारी उसी पास्ट लाइफ में जा कर के उस चेतना के साथ भस्म हो जाएगी और आप जो है रिलीफ फील करेंगे। जनरली दोस्तों जो ऐसे डेथ ट्रॉमा से संबंधित जो भी पेन, जो भी बीमारियां होती हैं, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के बाद, उस पेन को एक्सपीरियंस करने के बाद उसके अंदर सडन ड्रॉप आ जाता है। मतलब अगर 100% वो प्रॉब्लम थी तो वो एकदम से 10%, 15% की, 10%, 15%, 20% पे आ जाती है। ऐसा हमने कई सारे केसेस के अंदर देखा है, क्लॉस्ट्रोफोबिया के केसेस के अंदर भी देखा है, हाइट फोबिया, इस प्रकार के जो केसेस है उसके अंदर देखा है कि फोबिया या जैसे कई स्थान है वहाँ पे दर्द होता था भाई, वो पिछले जीवन के अंदर वहाँ पे किसी ने चाकू मार दिया था इसलिए मृत्यु हुई थी, ऐसा कोई वो भी होता है। तो ये सब जब आप पास्ट लाइफ का देख लेते हैं तो वापस आते ही वो जो दर्द है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है और बहुत सारे लोगों का तो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस, जो कि बहुत ही विस्तार में हमने आपके सभी के साथ साझा किया। हम आशा करते हैं कि जो केस है ये आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि आज की इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या पसंद आया। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।